नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड जय हिंद एवरीवन। हम कर रहे थे जेएस मिल। लास्ट क्लास में जेएस मिल को हमने स्टार्ट किया था। थोड़ा सा मैंने आपको उनकी लाइफ का इंट्रोडक्शन दिया था एंड वी टॉक्ड a little bit about his ideas on subjection of women। उन्होंने बोला कि women इक्वालिटी होनी चाहिए एंड वी फिनिश दैट लेक्चर। वो लेक्चर हमने ख़त्म किया कि इस टॉपिक पर ऑन हिज आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। देखिए, जेएस मिल जो है उनका कंट्रीब्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। मैंने आपको जैसे बोला है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान आइन के आर्टिकल 19 में जेएस मिल के वर्क्स की एक छाप दिखती है। एक उनकी ही प्रोवाइड्स द फिलोसफिकल फाउंडेशन फॉर दैट आर्टिकल टू बी इन देयर। तो आप देख रहे हैं कि ये सब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें मिलता है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, दिस होल आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, वन कैन प्रीच एनी रिलीजन, वन कैन प्रोफेस एनी रिलीजन, वन कैन प्रैक्टिस एनी रिलीजन विदाउट द स्टेट इंटरफेयरिंग और आस्किंग यू टू फॉलो पर्टिकुलर रिलीजन और द अदर वे अराउंड। ये सब फ्रीडम्स हमें कहाँ से आ रही हैं? वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स और इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स के फिलोसफिकल वर्क से। तो जेएस मिल के बारे में भी ना, अगर अदरवाइज जब हम पूरा पढ़ लेंगे तो हम एक चीज़ देखेंगे कि ही इज़ फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस। आपको बहुत सारी चीज़ें इनकी ऐसी भी लगेंगी जहाँ पे आपको लगेगा कि एक बार तो ऐसी बात बोल रहे हैं, दूसरी बार लेकिन उसी के ऑपोजिट बात बोल रहे हैं। पर यू नीड टू रियलाइज वन थिंग कि कोई भी थिंकर, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, कोई भी थिंकर जो है वो एक प्रोडक्ट का, एक स्पेस और टाइम का प्रोडक्ट है। जिस समय वो लिख रहा है उस समय पॉलिटिकल सिनेरियो कैसा है, सोशल सिनेरियो कैसा है, सोशल फैब्रिक कैसा है सोसाइटी का, लोग कैसे हैं, उनका एजुकेशन का लेवल कैसा है, रिजीम कैसी है, पॉलिटिकल रिजीम, ऑल दीज फैक्टर्स ये सब डिसाइड करते हैं किसी के भी व्यूज़ को। और जेएस मिल तो खुद इस बात को मानते थे। इनफैक्ट उनका जो ये मेन आर्ग्यूमेंट है वुमेन की अपलिफ्टमेंट या वुमेन को लेकर इक्वालिटी का, वो खुद इस चीज़ पे बेस्ड है कि एक जो पर्सन है, इंसान, जितना उसकी नेचर इंपॉर्टेंट होती है, कि कोई पर्सन नॉम चॉम्स्की या कोई पर्सन जो है वह एल्बर्ट आइंस्टाइन बनेगा या कोई पर्सन चेतन शर्मा जैसा रह जाएगा, ये जितना इस चीज़ पे डिपेंडेंट है कि उसकी नेचर कैसी है, उतना ही इस चीज़ पे डिपेंडेंट है कि उसका नर्चर कैसा हुआ है, किन सिचुएशंस में वो बड़ा हुआ, किन लोगों में वो बड़ा हुआ, किस चीज़ का उसको एक्सपोजर मिला एंड सो ऑन। तो जेएस मिल के साथ, खुद के साथ में भी ऐसा हुआ कि उनके फादर इतने मानवीय पर्सन थे पूरे इंग्लैंड में, तो उन्होंने 12 साल की उम्र तक ही इनको इतना कुछ पढ़ा दिया कि 20 साल की उम्र तक आते आते, जब तक हमें चंडीगढ़ में ये लग रहा होता है कि आओ यार थोड़ा घूमने फिरने चलते हैं, गेड़ी मारते हैं, जवान हो गए हैं, उस उम्र तक तो इनको क्राइसिस ही हो गए, मेंटल क्राइसिस। ग्रीक फिलॉसफी पढ़ ली, रीज़न पढ़ लिया, लॉजिक पढ़ लिया, लिटरेचर पढ़ लिया, पिछले 2000 साल के आइडियाज़ पढ़ लिए। यू नीड टू रियलाइज, हमने तो आपको यहाँ पर यूपीएससी के लिए जंप लगा कर थोड़ा थोड़ा पढ़ाया है, लेकिन अदरवाइज आपकी पूरी वन लाइफ टाइम इज़ नॉट इनफ टू स्टडी ऑल दीज आइडियाज़ जो इन्होंने पढ़े। तो उस वजह से क्या हो गया कि ओवर अचीवर थे, बहुत कुछ पढ़ लिया, तो उसकी वजह से जिस प्लेन पे, ये सिर्फ नॉट, दिस इज़ नॉट ट्रू फॉर जेएस मिल ओनली, दिस इज़ ट्रू फॉर प्रीटी मच एवरी थिंकर, कि जिस प्लेन पे ये ऑपरेट कर रहे होते हैं हम शायद वहाँ पर पहुँच नहीं पाते। एनीवेज, हमने देखा कि किस तरह से जेएस मिल जो हैं 19th सेंचुरी की अगर हम बात करें, 1806 में ये पैदा हुए और 73 तक इन्होंने अपने हिज लाइफ स्पैन वॉज, तो इस दौरान इन्होंने बहुत आइडियाज़ दिए, बहुत सारी चीज़ें लिखी, और उनमें से वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंसेस वॉज जेरेमी बेंथम। बेंथम को हमने पिछली क्लास में बहुत डिटेल में किया था। इनका क्या आइडिया था? यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल। ये क्या बोल रहे थे? ये बोलते थे कि यार देखें, चीज़ें क्वांटिफाइबल होनी चाहिए, जैसे कि प्लेजर जो है क्वांटिफाइबल है। किसी को भी जब आप इज्जत से, प्यार से बुलाएंगे तो उनको अच्छा लगेगा। किसी को अगर आप हिकारत की नज़र से देखेंगे या उनके लिए आप अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो उनको बुरा लगेगा। किसी के लिए भी अच्छा खाना जो है वो प्लेजर दे रहा है, बुरा खाना जो है या नो खाना जो है वो पेन दे रहा है। तो प्लेजर जो है वो बहुत क्वांटिफाइबल चीज़ है, और हर पर्सन क्या करना चाहता है? प्लेजर को मैक्सिमाइज़ करना चाहता है, पेन को मिनिमाइज़ करना चाहता है। और हमें इसी तरह से नॉट ओनली कि ऐसा है, ऐसा ही होना भी चाहिए, और उसी चीज़ पर बिल्ड अपॉन करके ये अपनी थ्योरी ऑफ स्टेट भी देते हैं कि स्टेट को भी क्या करना चाहिए?
मैक्सिमाइज कीजिए आप प्लेजर्स और मिनिमाइज कीजिए पेन, एंड ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, ग्रेटेस्ट प्लेजर फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, दिस इज व्हाट दिस स्टेट शुड एस्पायर फॉर। हमने देखा था कि किस तरह से बहुत सारे थिंकर्स ने फिर यूटिलिटेरियनिज्म का क्रिटिसिज्म किया कि यार ये क्या पिग्स फिलॉसफी है, कैसी बातें कर रहे हो आप। स्टेट जो है वो तो जस्टिस पे बेस्ड होनी चाहिए, उसका अल्टीमेट एम क्या होना चाहिए, जस्टिस, जिसके ऊपर एक बेंथम का एक जेन्युइन वो था, हिज कमबैक वाज कि जस्टिस की डेफिनेशन ही नहीं है कोई। किसी को लग रहा है जस्टिस कुछ होता है पुराने टाइमों से, किसी को कुछ लग रहा है, तो एटलीस्ट प्लेजर जो है उस सेंस में अगर आप देखो पेन और प्लेजर ये दो ऐसे सॉवरेन हैं जिसके अंडर हर ह्यूमन बीइंग है। एनीवेज, इसके बाद हमने स्टार्ट किया था जेएस मिल। मैं हल्का सा रिकैप करवा रहा हूँ। बेसिकली क्या है कि आज मैं आपको 35-40 मिनट्स में जेएस मिल करवाकर जर्मन आइडियलिज्म हीगल स्टार्ट करवा सकता हूं, लेकिन मैं हीगल आज क्लास में स्टार्ट करवाऊंगा नहीं। क्यों? क्योंकि वैसे ही जर्मन आइडियलिज्म समझना इतना कॉम्प्लिकेटेड है, और हालांकि खुशकिस्मती हमारी ये है कि सिलेबस में बहुत ज़्यादा नहीं दिया हुआ, हमें दिया हुआ है सिलेबस में कार्ल मार्क्स, पर कार्ल मार्क्स के डायलेक्टिक मटेरियलिज्म को समझने के लिए हमें हीगल समझना ज़रूरी है, इसलिए हम नेक्स्ट क्लास में हीगल को करेंगे पहले। बट अगर हीगल एज सच आपके सिलेबस में दिया हो, अब हम तो पॉलिटिकल साइंस वाले हैं, हमने फिलॉसफी तो पढ़ी नहीं है, मतलब इस मॉड्यूल में, विदाउट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिलॉसफी ऑफ प्रीवियस 2000 ईयर्स, अगर आप थेलिस के टाइम से और हेगल के टाइम तक की फिलॉसफी आपने नहीं पढ़ी और आपको लगे कि मैं एकदम से आकर हेगल की फिलॉसफी पढ़ भी लूँगा और समझ भी लूँगा, बहुत डिफ़िकल्ट है। बट एनीवेज, हमारे लिए खुशकिस्मती की बात यह है कि हमारे सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी हम थोड़ा सा हेगल को पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में और कल की क्लास में, क्योंकि हमने करना है कार्ल मार्क्स। एनीवेज, कमिंग बैक टू जेएस मिल। तो जेएस मिल के बारे में हमने देखा कि कैसे इन्होंने सब कुछ पढ़ा और अपने बहुत सारे आइडियाज़ दिए, जिसमें इनका सबसे पहला आइडिया जो था, जो हमने किया था, वो कौन सा था, इक्वल राइट्स फॉर वुमेन। द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन 1869 में एक रेवोल्यूशनरी लाइन से इनका स्टार्ट होता है। ये क्या बोलते हैं कि द प्रिंसिपल विच रेगुलेट्स the existing social relation between the two sexes, the legal subordination of one sex to the other is wrong in itself। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि he was referring to the English marriage contract। वो इंग्लिश वुमेन जो थी वो कोई प्रॉपर्टी नहीं रख सकती थी लीगली। अगर उसकी मैरिज हो गई है और उसके खुद के पेरेंट्स ने भी अगर उसको कोई प्रॉपर्टी दी है, तो वो प्रॉपर्टी किसके पास होगी, वो हस्बैंड, दैट प्रॉपर्टी विल बिलोंग टू द हस्बैंड, अनलेस वुमेन जो है वो लीगली सेपरेट हो जाए हस्बैंड से, विच यूज टू बी अ वेरी डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव प्रोसेस। तो अगर वो अपने हस्बैंड से अलग भी रह रही है, मान लीजिए हस्बैंड काफ़ी उसके ऊपर अत्याचार करता है, मारता है, डोमेस्टिक वायलेंस है, एंड शी डिसाइड्स टू लिव सेपरेटली, तो भी क्या होता था कि उसकी जो खुद की अर्निंग थी लेडी की, वो भी किसको बिलोंग कर रही है, ऑफिशियली बिलोंगिंग टू द हस्बैंड। बच्चे का जो गार्डियन है बाय लॉ वो फादर होता था। जैसे आजकल आप देखते हैं डिवोर्सेस हो जाते हैं तो फिर कस्टडी मिल जाती है मदर को, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी। एंड देयर वाज एब्सेंस ऑफ लॉज ऑन मैरिटल रेप। इसके ऊपर भी मैंने लास्ट क्लास में आपसे बात की थी कि फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम अनफॉर्चुनेटली इंडिया में आज तक भी या बहुत सारे मुल्कों में इस चीज़ को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जाता कि हस्बैंड जो है वो भी वाइफ का रेप कर सकता है या करता है। दिस इज समथिंग दैट इज हैपनिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड, थ्रू आउट द क्लासेज। आप किसी इस गलत फहमी में भी मत रहना कि ये कोई ऐसी चीज़ है जो स्लम्स में कोई अनपढ़ लोग शराब पीकर करते हैं। बेस्ट ऑफ हाउस होल्ड्स में, रिचेस्ट एंड मोस्ट एजुकेटेड हाउस होल्ड्स में भी आपको इस तरह की चीज़ें आम मिलेगी। और अगर आप मुझसे एग्री नहीं करते तो अपने शहर के सबसे पॉश गायनी के पास जाके पूछिए कि क्या ऐसा होता है, एंड देन दे विल टेल यू। चलिए, कमिंग बैक टू दिस थिंग, जेम्स मिल क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि देखो जो वुमेन है, जब सब जगह पर सबको इक्वालिटी मिल रही है तो वुमेन को क्यों नहीं मिल रही। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद लिबर्टी और इक्वालिटी को तो आप बहुत वैल्यू दे रहे हो, बहुत प्रिस्टीन, बहुत प्योर प्रिंसिपल मान रहे हो आप इनको, तो कि अरे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ही लिबर्टी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ही इक्वालिटी है। तो जब वुमेन की बारी आती है तो क्या हो जाता है लिबर्टी और इक्वालिटी को। वहाँ पर ये बोलते हैं कि देखो जब पहले स्लेवरी थी ना, तो एक पूरी क्लास थी जो अफेक्टेड थी। लेकिन हुआ क्या है कि जब यहाँ पर
स्लेवरी, जब यहाँ पर जो विमेन की सब्जेक्शन है ना, इससे चाहे कोई अमीर हो, रिच मैन हो, चाहे कोई बहुत गरीब पुअर मैन हो, बिकॉज हर क्लास के मेन को दिस लाइक यू नो दे आर डिराइविंग बेनिफिट आउट ऑफ दिस सब्जेक्शन। तो इसलिए सभी का सेल्फ इंटरेस्ट है कि हाँ वुमेन जो है वो सब उसमें ही रहे, सब्जुगेशन में रहे, उसका इन्फीरियर स्टेटस बना रहे। तो इस तरह से वो बहुत सारे आर्गुमेंट्स जो दिए जाते हैं वुमेन की सब्जुगेशन के, उसको उन्होंने खारिज किया था। और बहुत सारे उन्होंने खुद के आर्गुमेंट्स रखे थे कि वाई इक्वालिटी होनी चाहिए। इफ़ यू रिमेंबर, सबसे पहला आर्गुमेंट जो उन्होंने वुमेन इन इक्वालिटी के लिए दिया था, कि सबसे पहला आर्गुमेंट जो उन्होंने डिस्कार्ड किया था दैट वाज कि हिस्टोरिकली वुमेन सब्जुगेशन होती आई है, हिस्टोरिकली वुमेन को अनइक्वल ट्रीटमेंट मिला है, इन्फीरियर ट्रीटमेंट मिला है, तो कुछ तो ठीक होगा इस चीज़ में, तभी हमारे पुराने पूर्वज ऐसा करते आए हैं। तो ये बोलते हैं कि स्लेवरी में तो आपको ऐसा नहीं लग रहा, हमारे पुराने पूर्वज तो स्लेवरी भी करते आए हैं। या अगर मैं इंडिया के केस की बात करूं, कास्टिज्म में तो एटलीस्ट आप थ्योरेटिकली ऐसा नहीं मानते, हमारे पुराने पूर्वज तो कास्ट सिस्टम को भी मानते थे। तो और इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, अगर हम बात करें अपने इधर की तो सती जैसी भी चीज़ें होती थी, और कितने सारे सोशल इवल्स होंगे, उन सब में तो आप हिस्टोरिकल एग्जिस्टेंस को इतनी वैल्यू नहीं दे रहे हो। तो फिर वुमेन की सब्जेक्शन में ऑल ऑफ अ सडन हमें इतना क्यों ऐसा लगता है कि नहीं यार ये ठीक है, ये तो पुराने टाइम से चला आ रहा है। इस पे ये बोलते हैं कि देखो ऐसा है कि ऑल मेन हैड एन इंटरेस्ट इन वुमेन सब्जुगेशन। यहाँ पर क्या था कि वहाँ पहले क्या था कि एक डिस्पोटिक रूलर था, उसको बेनिफिट था, मासेस को नुकसान था। तो स्लेवरी के केस में तो आपने हिस्ट्री को कोई तवज्जो नहीं दी, यू आर नॉट गिविंग एनी वैल्यू टू हिस्ट्री। बट हियर बिकॉज चाहे आप डिस्पोटिक रूलर हो, चाहे आप स्लेव हो, सबको फ़ायदा है वुमेन की सबऑर्डिनेशन का, हेंस यू आर गिविंग दीज फ्लॉड आर्ग्यूमेंट्स। नंबर 1। सेकेंड आर्ग्यूमेंट क्या दिया जाता था वुमेन की नेचर का, कि यार एरिस्टोटल के टाइम से देख लीजिए, हम बोल रहे हैं कि वुमेन आर नेचुरली इन्फीरियर टू मेन। इस पर जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जे.एस. मिल का ये मानना है कि ऐसा है नहीं है, ऐसा है नहीं है। वाई? बिकॉज कोई भी जो इन्फीरियर या सुपीरियर है, ये इतना नेचर डिपेंडेंट फिनोमिना ही नहीं है, बल्कि इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ सोशलाइजेशन। आप एक कोई पर्सन है पी, वो लड़का है छोटा सा, छोटे होते ही बाहर घूमने लग गया, उसके बाद उसको पैसे चाहिए थे, उसने सोचा क्या करूं, चलो यार मैं एक गाड़ी बेच देता हूँ, एक गाड़ी खरीद लेता हूँ, एंड दिस एंड दैट। शाम को बाहर घूम रहा है, रात को बाहर घूम रहा है, 100 बंदों में बैठा है, ट्रेड कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, दिस एंड दैट। बचपन से उसको एक्सपोजर दिया जा रहा है कि कल को आप ही को तो संभालना है सारा बिजनेस, कल को आप ही को तो बनना है IAS ऑफिसर एंड सो ऑन। और लड़कियों को बोला जा रहा है कि आप ऐसे 4 लोगों में खड़े अच्छे नहीं लगते, ज़ोर से हंसते हुए अच्छे नहीं लगते, ज़ोर से रोते हुए अच्छे नहीं लगते, इधर ऐसे सिर नहीं ढका, पाँव नहीं ढके, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। इस तरह की जब आप चारों तरफ सोशलाइजेशन ऐसे कर देंगे, और फिर उसके बाद में आप ऐसा बोलेंगे कि नहीं यार ये तो देखो इन्फीरियर है, तो ये इन्फीरियर इस वजह से नहीं है कि कुछ इनग्रेन्ड इन्फीरियोरिटी है, आपने सोशलाइजेशन ही वैसी रखी है। तो इसी चीज़ में फिर मिल आर्ग्यू करते हैं, वो बोलते हैं कि डिस्पाइट सच सोशलाइजेशन इन आवर हिस्ट्री देयर हैव बीन सो मैनी वुमेन जिन्होंने एप्टीट्यूड दिखाया पॉलिटिकल लीडरशिप का। मिल हिंदू प्रिंसेसेस जो हुई हैं कुछ, या यूरोपियन क्वींस हैं, उनका एग्जाम्पल भी देते हैं कि वो देखो हिस्ट्री में आपको दिख जाएगा कि डिस्पाइट सोशलाइजेशन इंटरनल टेम्परामेंट तो बहुत स्ट्रांग होता है। इनफैक्ट इससे भी आप एग्री करेंगे, आप देखो कि जितना अच्छा या जितना स्ट्रांगली मतलब इंदिरा गांधी चला रही होगी, वैसे ही कोई और चला रहे होंगे, इतना कोई मतलब इतना ही मैटर नहीं करता। या फिर इंदिरा नूई लगा लो बेटर एग्जांपल, जितना पेप्सिको की चेयरपर्सन होंगी, and then there are so many other organizations out there as well which are being run perfectly fine by women leadership। तो उस तरह से एग्जांपल देते हैं। तीसरा आर्ग्यूमेंट जो ये बोलते हैं कि एक और चीज़ बोली जाती है कि वुमेन हैव एक्सेप्टेड इट वॉलंटरली। वुमेन ने सबऑर्डिनेशन को वॉलंटरली एक्सेप्ट किया हुआ है। इस आर्ग्यूमेंट को भी जे.एस. मिल रिफ्यूट करते हैं। ये बोलते हैं कि पहले तो ये एम्पिरिकली ट्रू नहीं है। आप एक रैंडम सा सर्वे करते हो, उसमें बोलते हो 28% लेडीज़ ने बोला कि हाँ देखिए शौहर तो शौहर है, मैन तो मैन है, पति तो पति है, और उसको क्या है हक है
I was watching one of these videos wherein one of the थियोलॉजिस्ट कोई जो ये पढ़ के बताते हैं कि रिलीजियस टेक्स्ट में क्या लिखा है और हम आपको इंटरप्रिटेशन बताएंगे। ही वाज सेइंग कि रिलीजियस टेक्स्ट में लिखा है कि आप धीरे धीरे मार सकते हैं, दिस इज एक्सेप्टेबल। तो उन्होंने वुमेन ने भी सुन के, जो द लेडी ही वाज एड्रेसिंग टू, शी वाज लाइक ओके अच्छा रिलीजियस टेक्स्ट में लिखा है, ठीक है फिर मैं धीरे धीरे खा लिया करूँगी मार। तो द पॉइंट बीइंग कि मिल ने पॉइंट आउट किया कि अरे एम्पेरिकली रॉन्ग है। पहले तो आपके सर्वेज अलग हैं। लुक एट द स्ट्रीट्स ऑफ लंडन, देयर आर सो मेनी वुमेन आउट देयर डेमोन्स्ट्रेटिंग अगेंस्ट दिस एक्सप्लॉयटेशन एंड दे आर एडवोकेटिंग फॉर वुमेन सफ्रेज कि हमें भी वोट का राइट दो एंड सो ऑन। और वो लेडीज जो सड़कों पे नहीं है, वो क्यों नहीं है? डरी हुई हैं। उनको लगता है कि अगर वो अपनी पोजीशन की कंप्लेन करेंगी तो क्या होगा, इट विल ओनली लीड टू वर्स ट्रीटमेंट फ्रॉम देयर हस्बैंड, फ्रॉम द पेट्रियार्क्स इन द फैमिली एंड सो ऑन। क्योंकि स्ट्रक्चरली आपका ढांचा ही ऐसा बना हुआ है जिसमें ऑलरेडी वो इतनी इंटिमिडेटेड है, एंड उसके बाद में अगर आप ऐसे करेंगे तो फिर तो वो और घबरा जाएगी। लास्टली मिल एक और चीज़ बोलते हैं, वो बोलते हैं कि वुमेन को आप रेस कैसे करते हो बचपन से, और बॉयज़ को कैसे रेस करते हो। लड़का गिरता है आप उसको बोलते हो, मतलब ये वो नहीं बोल रहे हैं, उनके शब्द नहीं है, शब्द तो मेरे हैं। बच्चा गिरता है, लड़का गिरता है, आप बोलते हो शेर बन, ठीक है, ओए तू वो लड़का वगैरह रोता है, किसी ने आप मार दिया तो आपने बोला तू दो लगा क्या मैं देख लूँगा, एंड देन सो ऑन, यू से दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ऑन द अदर हैंड चाइल्डहुड, राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड वुमेन आर ब्रॉट अप वेरी डिफरेंटली। कैसे कि सेल्फ विल नहीं रखनी है, आपको सबमिशन करना है, आपको यू आर लाइक यील्डिंग टू द कंट्रोल ऑफ अदर्स, कि इस तरह से कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको वैसा नहीं करना चाहिए था, घर की इज्जत, परिवार की इज्जत, इसकी इज्जत, उसकी इज्जत, ऑल दीज लिटिल थिंग्स। इस सब से क्या हो रहा है, आप उसको सोशली मेंटली इस तरह से तैयार कर रहे हैं और फिर आप बोल रहे हैं देखो ऐसा सोचती है। आपने बचपन से ऐसा सोचने का ही तो डोमेन दे रखा है। एंड देन उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट मिल सेज कि एक ये आर्गुमेंट भी दिया जाता है कि एक फैमिली है, फैमिली के स्ट्रक्चर के लिए इट इज़ परफेक्टली फाइन कि एक पर्सन हो जो डिसीजन मेकर हो, और इसलिए वो पेट्रियार्क हो। अब इसमें जेएस मिल का ये मानना है कि बिल्कुल सही, मैं आपकी बात से, इस बात से मैं अग्री कर भी जाऊं कि एक पर्सन हो जो डिसीजन मेकर हो, बट व्हाई दैट पर्सन हैज़ टू बी द हस्बैंड एंड व्हाई नॉट वाइफ व्हेन बोथ ऑफ देम आर एडल्ट्स, when both of them have reason, when both of them can take decision and educated, then why this person only and why not this person? So if you look at it, Mill is very progressive in that sense. But उसके बाद में चलो थोड़ा सा और करते हैं। फिर मिल बोलते हैं कि देखो इसलिए जो आपने आर्गुमेंट्स आज तक मुझे दिए हैं कि इस वजह से वुमेन सब्जेक्शन जस्टिफाइड है, वो तो आर्गुमेंट्स मैं आपके लॉजिक के बेस पे, कॉमन सेंस के बेस पे आपके मैं रिफ्यूट करता हूँ। अब मेरे आर्गुमेंट्स लो आप। सबसे पहला एडवांटेज वो बोलते हैं कि कुछ बेनिफिट बता रहा हूँ आपको वुमेन इक्वालिटी के। सबसे पहला, आप चाहते हो सोसाइटी में इक्वालिटी हो, आप चाहते हो सोसाइटी में डेमोक्रेसी हो, लेकिन अगर आपका घर अ स्कूल ऑफ डिस्पोटिज्म बना हुआ है, एक पेट्रियार्क है, पापा आए ऐसा किया और सब बच्चे ऐसे हो गए और लड़कियां एकदम ऐसे भाग गई और पापा के सामने मम्मी भी नहीं बोलते, एंड देन सो ऑन एंड सो ऑन, सब चुप है। अब ऐसा आपको पता लग गया कि इस तरह से सबमिट करना होता है, तो फिर यही जब पेट्रियार्क आपके किंग बन जाते हैं, अब जब आपके प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स बन जाते हैं, तो आप नेचुरली एक वैसे वाले सिटीजन बने होते हो हु इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड मेंटली फॉर हायरार्किकल रिलेशनशिप। अब यहाँ पर आप फैमिली में देखो तो एंटायर पावर इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ हस्बैंड और फादर और मास्टर और वाइफ, और जो ये सब है फादर, और जो ये वाइफ है, चिल्ड्रन है, सर्वेंट है, इनको क्या करना है, बस ओबे। नाउ इंडिविजुअल हु लिव इन सच काइंड ऑफ फैमिलीज दे कैन नॉट बी गुड डेमोक्रेटिक सिटीजन्स बिकॉज दे डू नॉट नो हाउ टू ट्रीट ईच अदर विद इक्वालिटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन द इंटरेस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, in the interest of democracy, it is necessary to obtain equality for women within the family. अब आप देखो जरा ध्यान से, ये बहुत बारीकी की बात आपको समझनी है कि जेएस मिल बोल रहे हैं कि ये है फैमिली और ये हो गई आपकी एक पब्लिक प्लेस। अगर पब्लिक प्लेस पे आपको डेमोक्रेसी चाहिए, अच्छी फुली फंक्शनल अच्छी डेमोक्रेसी, तो फैमिली के अंदर कैसे रिलेशनशिप होने चाहिए ये मैं बता रहा हूँ। सो इफ़ यू लुक एट इट, वैसे तो बात हो रही है लिबर्टी की,
वैसे तो ये बात कर रही है जेएस मिल आज़ादी की, सब चीज़ों की, लेकिन पर्सनल इज पॉलिटिकल। क्या पर्सनल है, क्या पॉलिटिकल है, कौन सी चीज़ में? कल को ऐसा ही तो होगा ना, सरकार नियम कानून बना देगी कि पति पत्नी को ऐसे रहना है, अगर ऐसे नहीं रह रहे तो वाइफ आके कंप्लेन कर सकती है, फैमिली में ऐसा होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं हो रहा तो डॉक्टर आके कंप्लेन कर सकती है, एंड सो ऑन, जो कि अच्छी चीज़ है, प्रोग्रेसिव है। बट द पॉइंट इज कि इससे क्या ऐसा, कौन सी ऐसी जगह है जो आपकी पर्सनल है और कौन सी ऐसी जगह है जिसमें सरकार इंटरफेयर कर सकती है, वो तो ब्लर होगी ना डिस्टिंक्शन। आप समझ रहे हैं? तो एडवांटेज है, ये बिल्कुल एडवांटेज है, बट माय पॉइंट इज, और इस मतलब नॉट माय पॉइंट, सो मेनी थिंकर्स आउट देयर दे से कि मिल जो है यहाँ पर थोड़े से इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं। दूसरी एडवांटेज है, क्या बोलते हैं, अब देखो कोविड आया है दुनिया में, तो जितने डॉक्टर्स थे उसमें से कितनी सारी लड़कियां थी दुनिया में, इतनी सारी। इनफैक्ट ऐसा बोला गया है कि आई डोंट नो, कभी रिसेंटली पिछले साल कुछ इन्वेंशन हुई थी प्रॉब्ली रिलेटेड टू हिग्स बोसॉन और समथिंग, एंड देन credit for that development was given to one of the ladies out there working at the CERN. So the point is कि जब women भी पढ़ेंगी लिखेंगी तो you will have double the mental faculties। क्या होगा आपके पास सोसाइटी में? और ज़्यादा डॉक्टर्स होंगे, और ज़्यादा साइंटिस्ट होंगे, और ज़्यादा टीचर्स होंगे, और ज़्यादा इंजीनियर्स होंगे, और ज़्यादा दानिश्वर एंड सो ऑन। इससे क्या होगा? एक तो सोसाइटी को फ़ायदा होगा, और जो लड़के जिनको लगता था कि आखिरी दिन पढ़ के बस मैं पेपर क्लियर कर लूँगा, अब उनके लिए कंपटीशन हो गया। सो इवन it will help the men to get the best out of them, because they will be subjected to greater competition from their female colleagues. Okay, another advantage. Third thing he says that under the existing situation, अभी जो सिचुएशन बनी हुई है उसमें क्या होता है कि हर एक एट द एंड ऑफ द डे वुमेन है, तो मतलब इंसान है, तो उसको क्या करना है, उसको अपनी विल तो असर्ट करने का मन करता है, बट दे असर्ट देयर विल इन ऑल सॉर्ट ऑफ परवर्स वेज। बट अगर आप इक्वलिटी इस्टेब्लिश कर दोगे तो फिर वुमेन वोंट हैव टू रिजॉर्ट टू सच मैन थिंग्स। सो एंड इवेंचुअली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जेएस मिल का ये मानना है कि सरकार क्यों बनाई है? टू इंश्योर ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। वो कैसी ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल जिसमें 50% पॉपुलेशन वैसे ही बाहर हो जाती है। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो जेएस मिल बोलते हैं कि पूरी इक्वालिटी होनी चाहिए, मेन में और वुमेन में। सब कुछ कर सकती हैं लेडीज़ भी, और बहुत अच्छे से पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिक जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं इन सबको चला सकती हैं। तो हाँ, ऐसा ही है, ऐसा ही चल रहा है। एनीवेज, तो ये तो हो गया पहला। दूसरा इनका जो कॉन्सेप्ट था वो है ऑन लिबर्टी। ये भी बहुत ज़बरदस्त है। आपको ये चीज़ समझनी है कि जब हम थ्योरी करेंगे ना, अभी तो हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट कर रहे हैं, थ्योरी करेंगे तो हम लिबर्टी के ऊपर बहुत दुनिया भर की चीज़ें पढ़ेंगे, राइट्स के ऊपर दुनिया भर की चीज़ें पढ़ेंगे। जब हम आइडियोलॉजीज करेंगे, आइडियोलॉजीज, तो फेमिनिज्म एज एन आइडियोलॉजी पढ़ेंगे तो दुनिया भर के आइडियाज़ पढ़ेंगे। अभी तो हमें सिर्फ उस थिंकर तक ही रिस्ट्रिक्ट करना है अपने आप को। तो 1859 में जब ये ऑन लिबर्टी लिखते हैं तो ये बहुत पैराडॉक्स के साथ लिखते हैं। आई थिंक मैंने ये भी लास्ट क्लास में कवर किया था। आई एम रिपीटिंग सर्टेन थिंग्स बिकॉज लाइक वन ऑफ माई एनरोल्ड स्टूडेंट्स ही सेंड मी अ मैसेज कि सर एक बार जेएस मिल दोबारा हल्का सा रिवाइज करवा दो, बात से नहीं बनी। तो चलो, तो इसमें क्या होता है कि वो बोलते हैं कि देखो, अगर तो है डेमोक्रेसी इंडिया जैसे, या हो सकती है डिस्पोटिक रूल, जैसा मान लीजिए आप सद्दाम हुसैन के अंडर रह रहा होगा। नाउ ये बोलते हैं कि डिस्पोट, इनका ऐसा मानना है, पैराडॉक्सिकल बात बोल रहे हैं, ये बोलते हैं कि एब्सोल्यूट स्टेट जब होती है तब जो रूलर जो है, जो आपको रूल कर रहा है राजा, उसका इंटरेस्ट अलग है, समाज, दुनिया, लोग, आवाम, उनका इंटरेस्ट अलग है। इस वजह से लोग जो है ना वो स्पेशली विजिलेंट हैं, उनको लग रहा है कि उनकी फ्रीडम में इंक्रोचमेंट ना हो जाए। ऑन दी अदर हैंड डेमोक्रेसीज में लोग आराम से बैठे हैं कि छोड़ यार, मौज कर, सब ठीक है, अपने ही चुने बंदे, सरकार तो साड़ी अपनी है, ऐसे करके गाने आ रहे। लेकिन हो क्या रहा है, ये इस लैक्सिटी को, ही इज लाइक ब्रेटिंग दिस लैक्सिटी कि यार लोग कैसे चिल करने लग जाते हैं डेमोक्रेसी में कि यार कौन ही ले रहा है हमारे राइट्स, कौन ही ले रहा है हमारी फ्रीडम। बट होता क्या है यहाँ पर डेमोक्रेसी में, सोशल मोरालिटी, कस्टम्स और इस तरह की कितनी सारी चीज़ों की वजह से आपकी फ्रीडम, आपकी लिबर्टी जा सकती है। तो इसलिए
Citizens are supposed to be more vigilant under democracy than in the despotic rule. Now individual liberty तो हर हालत में इनको बचानी है. Why? अगला क्वेश्चन ये आ जाता है कि what is so special about individual liberty? Why is it important to protect it? इसमें वो एक बात बोलते हैं, ये बोलते हैं कि सबसे पहले तो आप लिबर्टी की बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये लिबर्टी कौन सी बात कर रहे हैं? ऑफ थॉट, सोचने की आज़ादी, थॉट, यू नो, एंड लाइक एक्सप्रेशन, एक और कौन सी लिबर्टी की बात कर रहे हैं? ये एक्शन और एसोसिएशन, इस तरह की कुछ लिबर्टीज की बात कर रहे हैं. सबसे पहले थॉट, मेरे दिमाग में कोई भी थॉट आ रहा है, मेरे पास में लिबर्टी है उसको सोचने की. आज यहाँ पर आपको अगले 15 मिनट थोड़ा जिगरा करके सुनना है, थोड़ा सा दिलेर होकर सुनना है. आपको ऐसे नहीं हो जाना कि चलो वैसे मैं आई विल ट्राई टू कीप इट एज पॉलिटिकली करेक्ट एज पॉसिबल बिकॉज द क्लासेस आर गोइंग ऑनलाइन, बट अदरवाइज लाइक आई विल टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ. आई बिलीव इन एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. यप, यू हर्ड मी राइट. आई बिलीव इन एब्सोल्यूट फ्रीडम, यू नो, एब्सोल्यूट फ्रीडम, जिसके मन में जो आता है वो बोले. दैट एसेंशियली इंक्लूड्स कि किसी को लगता है मुझे गालियाँ निकालने तो निकाल ले यार, आई डोंट एग्री विद यू, ठीक. बट द पॉइंट इज दिस, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम ये मानते हैं कि एक बैलेंस होना चाहिए फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन में और पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड सो ऑन. तो जेएस मिल का आपको सिर्फ एक केस समझना है. ये बोलते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो बाकी सब, अगर आप देखेंगे सारी कायनात, उससे अलग कैसे हैं. एक ही चीज़ आपको अलग करती है टू स्टार्ट विद, कि आप जो आपके दिमाग में आता है उसको एक कोहेरेंट वे से बोल सकते हो. ये कितना ह्यूमननेस के लिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी. वही चीज़ आपको कितना ह्यूमन बना रही है कि आपके दिमाग में आइडियाज़ आए, आप बोल सकते हो. बोलना नहीं आ रहा है या आपको कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो आप लिख सकते हो, आप सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो. अदरवाइज तो आप देखोगे कि जो आपके मंडेन चीज़ें हैं, बच्चे पैदा करना, खाना पीना, ये सब, ये तो सभी जानवर भी कर रहे हैं. सो जब कोई पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल कोई भी चॉइस एक्सरसाइज करता है तो वो क्या करता है? वो अपनी परसेप्शन यूज़ करता है, वो अपनी जजमेंट यूज़ करता है, वो अपनी डिस्क्रिमिनेटिंग फीलिंग को यूज़ करता है कि मैं इस तरफ जाऊँ कि मैं इस तरफ जाऊँ, मैं ये खाऊँ कि मैं ये खाऊँ, मेंटल एक्टिविटी, मॉरल प्रेफरेंस, इन सब चीज़ों को वो जब एक्सरसाइज करता है तो तब जाकर ऐसा होता है कि वो पर्सन जो है कोई डिसीजन लेता है. छोटे से छोटा डिसीजन जब आप खुद लेते हैं तो आपकी मेंटल और मॉरल एक्सरसाइज होती है. जैसे फिजिकल एक्सरसाइज करने से आपके मसल्स डेवलप होते हैं, वैसे ही अपने थॉट, अपने खुद के बारे में अपनी चॉइसेस एक्सरसाइज करके आपकी मॉरल और मेंटल एक्सरसाइज होती है. यू find yourself, you develop yourself, you become a better person, you become a bigger person, you become morally or mentally mature person if you are exercising this choice by yourself. जिन लोगों को ये बता दिया जाता है कि यार ये सही है, ये गलत है और चुपचाप इसको करते रहो, चाहे उनको आपने सही भी बताया है या गलत बताया, वो तो बात की बात है कि we might be able to guide individuals in some good path without allowing them to think for themselves, without allowing them to make their own choices, but the worth of such human beings would be doubtful. वो human being नहीं है, वो machine like एक person है. उसकी existence पे ही जो है ना जेएस मिल क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि उसने खुद के लिए कुछ सोचा नहीं. सोचना और कोई भी चॉइस एक्सरसाइज करना कि मुझे इस रिलीजन में मानना है, मुझे इस लैंग्वेज में मेरे को सही लगती है, मुझे ये वाले कपड़े पहनने हैं, मुझे ये वाले सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, मुझे पुराने लोगों ने बोला है कि ये सब सही नहीं होता, लेकिन मैं एक बार उसके बारे में सोच तो लूँ. या मेरी सोसाइटी में मैं देखता हूँ, लेकिन मैं एक बार उसके बारे में सोच तो लूँ. सोचना जो है वो आपको मॉरल और मेंटली अपलिफ्ट करता है. और वो लोग जो पानी में एक लॉग इन दी वाटर, बस जिस तरफ पानी का बहाव है वहीं पे चल गए, वहीं पे चले गए, वहीं पे चले गए, और वो खुद से सोच ही नहीं रहे. एक तो ये हो सकता है, इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना कि एक ये फिलॉसफी भी है कि मैं सोच के कि हाँ यार दिस इज़ व्हाट आई थिंक दैट यू नो टू गो विद द फ्लो इज़ द बेस्ट पाथ फॉर मी. लेकिन एक है कि कोई सोच भी नहीं रहा है, तो उस चीज़ को ये बोलते हैं कि
उस चीज़ को तो ये मतलब ह्यूमन बीइंग की एग्जिस्टेंस पे ही ये सवाल खड़ा कर देते हैं। तो वहाँ पर हमने लास्ट लेक्चर को कंक्लूड भी किया था और हमने ये बोला था कि जे.एस. मिल बोलते हैं कि अगर पूरी कायनात एक तरफ और एक पर्सन एक तरफ, ये सब एक ओपिनियन के हैं और ये एक अकेला एक ओपिनियन का है और ये सब मिलके इसको चुप करवा दे। If all mankind minus one were of one opinion and only one person were of the contrary opinion, mankind would be no more justified in silencing that one person. कि इसको चुप करवाओ यार, ये क्या बोली जा रहा है, ये क्या सोक्रेटिस बकवास कर रहा है, इसको जहर दीजिए। और यही हिस्ट्री में होता आया। ये क्या जीसस क्राइस्ट क्या बोल रहे हैं, इनको सूली पे लटकाएं। एंड यही सब होता आया पूरी हिस्ट्री में। पूरी मैनकाइंड एक तरफ होती है, एक पर्सन एक तरफ होता है और उस समय आप उसको चुप करा देते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि आने वाली सदियां पछताएंगी इस बात पे कि यार ये हमने किया क्या था इंसान ने। तो एंटायर मैनकाइंड वन साइड, वन पर्सन वन साइड, बट इसको चुप कराना उतना ही कम जस्टिफाइड है या उतना ही रॉन्ग है जितना कि ये पर्सन के पास पूरी पावर होती और ये बोलता कि बाहर दिन है और ये अकेला बोलता कि नहीं रात है और जिसको दिन लग रहा है उन सबको चुप करवा दो। उतना ही डिस्पॉटिक है ये। ऐसा उनको क्यों लग रहा है? मिल इतना ज़्यादा फ्रीडम ऑफ थॉट, स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बोल रहे हैं कि बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, है ना, एक बहुत अच्छी शेर भी है इसको लेकर। तो ऐसा मिल इतना ज़्यादा क्यों बोल रहे हैं? बोलते हैं हम आपको आर्गुमेंट देंगे, आप हमसे डिबेट कीजिए। तो मिल बोलते हैं सबसे पहले तो क्या सही है क्या गलत, नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो ये कोई क्लास होती है, उस क्लास का कोई असेंडेंट जो क्लास है सोसाइटी, जो हायर लेवल की कोई क्लास है सोसाइटी में, उसके जो इंटरेस्ट को सर्व कर रहा होता है वो चीज़ आपका ट्रुथ बन जाता है, जो कई बार ग्रेटर इंटरेस्ट से बहुत दूर होता है। और कोई छोटी सी माइनॉरिटी होती है, सप्रेस माइनॉरिटी, उनका ट्रुथ अलग होता है, ग्रेटेस्ट मेजॉरिटी का ट्रुथ अलग होता है। तो जो पावर में है उनको क्या लगता है कि यार या तो ये ट्रुथ को दबा दिया जाए या फिर इसको डिले कर दिया जाए। इस बात से हम काफ़ी एग्री कर सकते हैं। लेट्स टेक एक कंट्री है जो किसी होली बुक पे चल रही है, लेकिन कुछ वहाँ पर साइंसदान हैं, कुछ साइंटिस्ट हैं जो बोलते हैं कि यार देखें उस समय के हिसाब से जो भी हमें इस बुक में मॉरल प्रिंसिपल मिल रहे हैं, जो भी हमें यहाँ पर नॉन साइंटिफिक बातें मिल रही हैं, उन सबको हम पूरे दिल से मानते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मॉडर्न डे में ठीक नहीं चलती, हम इसको इस तरह से अब इस चीज़ के बजाय ये वाला रूल ले आते हैं। तो ऑफकोर्स उन रूल्स को लाकर कुछ लोग हैं जिनको प्रॉब्लम होगी, तो वो लोग क्या चाहेंगे कि वो रूल्स ना आए, वो बातें ना आए, वो बातें बाहर ना आए। तो किसी ना किसी का इंटरेस्ट सर्व हो रहा होता है और नॉर्मली वो इंटरेस्ट सर्व होने की वजह से ही ट्रुथ बाहर नहीं आ रहा होता। पहली चीज़ तो ये बोलते हैं। दूसरी चीज़ ये बोलते हैं कि ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें, हम फेलिएबल हैं, हम कोई वो नहीं है, कोई वी आर नॉट गॉड्स और लाइक वी आर नॉट इनफेलिएबल। हमारे पास ट्रुथ है ही नहीं, ओपिनियंस है। और ओपिनियन कब तक ट्रू है? ओपिनियन कोई भी ट्रू तब तक है जब तक उसको आप उसके कॉन्ट्राडिक्टरी ओपिनियंस के साथ में जक्सटापोज करोगे एंड इट कंटिन्यूज टू बी ट्रू। उसके कॉन्ट्राडिक्टरी ओपिनियंस से आप उसको अपोज करोगे एंड इट कंटिन्यूज टू बी ट्रू, ओनली तभी वो ट्रू है। आप कैसे बोल सकते हो कि हर सिचुएशन में ट्रू है? फॉर एग्जाम्पल इंडिया का नाम इंडिया, ये ट्रू है आज, बिल्कुल ट्रू है। लेकिन मान लीजिए आज से 25 साल बाद इंडिया का हम नाम चेंज कर देते हैं, मेरा नाम चेंज कर देते हैं, ठीक, मेरा नाम चेतन शर्मा से चेतन सिंह हो गया। मैं आई बीन कंटेम्पलेटिंग अबाउट इट फॉर लॉन्ग टाइम नाउ, ठीक, कि मैं सिखिज्म में कन्वर्ट हो गया। अब मेरा नाम चेंज हो गया, लेकिन कोई बोले कि यार इस चीज़ के बारे में तो बात ही नहीं करनी, नाम इसका बस चेतन ही है, बात होगी। और उसको फिर कोई और समझाता भी रह जाएगा, एक पर्सन, कि नहीं भाई अब इसका नाम चेंज हो गया, बोले नहीं ट्रुथ तो यही है, इसका नाम चेतन ही है। तो क्या हो गया कि कॉन्ट्रेरी ट्रुथ भी है जो रेगुलरली चेंज हो रहा है। हमारे बिलीफ सिस्टम जो है, अगर आप उसको इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू सब्जेक्ट इट टू दिस परपेचुअल कॉन्ट्रेरी ओपिनियन, तो फिर कैसे बात बनेगी? इनफैक्ट इसमें मैं अदरवाइज आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ
कि पूरी सोसाइटी का एक ओपिनियन होता है, मान लीजिए, और उसके बाद में से प्रॉफिट मोसेस आते होंगे, उन्होंने, मैंने इतना पढ़ा नहीं है उधर, लेकिन उन्होंने कोई बात बोली होगी, वो बात उस समय पूरी सोसाइटी के ट्रुथ से अलग होगी। देन उसके बाद से इसी तरह से चलते हुए जीसस क्राइस्ट आए, उस समय के ट्रुथ से उन्होंने, जो सब लोग मानते होंगे, उनके अलग बात की होगी। फिर उसके बाद प्रॉफिट मोहम्मद आए, उन्होंने भी कोई ऐसी बातें बोली होंगी जो उस समय की जो पेगन सिस्टम होगा उसके ऑपोजिट होगी। तो वो चीज़ जो आज हमें रिलीजियस ट्रुथ लग रहा है, वो भी तो किसी टाइम पर किसी ना किसी को या उस समय की सोसाइटीज़ को उन्होंने ट्रबल किया ही है। अब नॉन अब्राहमिक रिलीजन्स की भी अगर हम बात करें, हम यहाँ की अगर बात करें सब कॉन्टिनेंट की, तो आप देखें कि खुद से लॉर्ड राम, मर्यादा पुरुषोत्तम, प्राण जाए पर वचन ना जाए, ठीक, एक 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 सिस्टम बना हुआ है। उस समय पे उनकी एक अपनी फिलॉसफी है राम की। उसके बाद में क्या हो रहा है कि देन अगर हम देखें कि लॉर्ड कृष्ण की जो फिलॉसफी है वो रामचंद्र की फिलॉसफी से मैच नहीं कर रही है, एटलीस्ट, मतलब मुझ जैसे अज्ञानियों को अगर आप, मतलब अगर उनसे ओपिनियन लें जो सामने जो दिख रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। पॉइंट क्या है, मेरा पॉइंट ये है कि अगर सिर्फ फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन ही ना हो, अगर कोई किसी को कोई किताब लिखने की परमिशन ना हो, अगर किसी को कुछ बोलने की परमिशन ना हो, अगर किसी को जो उसके दिमाग में आया, जो उसको सही लग रहा है, वो बताने की ही अगर परमिशन नहीं होगी, तो बहुत सारी वो चीज़ें, बहुत सारी वो बुक्स, बहुत सारे वो विचार, बहुत सारे वो भजन, सॉन्ग्स, दिस एंड दैट, बिलीफ सिस्टम, स्पिरिचुअल एंड नॉन स्पिरिचुअल, विच आर वेरी डियर टू अस, they would not have been there in first place if you had not allowed the religious gurus and the incarnations of God to exercise their power to give you those views in first place. So the point is this कि J.S. मिल भी यही बोलते हैं कि आपको डरना नहीं है इतना इस चीज़ से कि यार इसने ऐसा बोल दिया, अब इससे तो हमारे जो सोसाइटी के ना फंडामेंटल्स हिल जाएंगे, इसने ऐसा बोल दिया इससे तो हमारा रिलीजियस फेथ हिल जाएगा। ऐसा नहीं होएगा। रिलीजन बहुत स्ट्रांग है, आपकी सोसाइटी बहुत स्ट्रांग है। किसी एक आधे पर्सन से की एक आधी किताब से, एक आधे पर्सन की एक आधी किताब से अगर आपके फंडामेंटल्स ढह जाएंगे, तो एज ओशो सेज, ऐसे फंडामेंटल्स का ढह जाना ही सही है। इतनी वीक फाउंडेशन थोड़ी होगी, घबरा घबरा के नहीं रहना। तो यही J.S. मिल बोलते हैं कि घबरा घबरा के क्यों रहते हो यार, कि इसको भी बैन कर दिया, उसको भी बैन कर दिया, इसको भी बैन कर दिया। बैन वैन नहीं लगाना चाहिए, लोगों को नहीं पसंद आएगा, लोग नहीं सुनेंगे, ठीक। उसके बाद सच क्या है, सच खुद में ही एक मल्टी फैसेटेड थिंग है। कई बार ऐसा होता है कि कॉन्ट्रैरी ओपिनियंस होते हैं, वो सच होते हैं, कि तुम्हारा सच एक और मेरा सच एक। तो एक ओपिनियन को सामने रखकर और बाकी सब ओपिनियंस को सप्रेस कर देना, ये बोलकर कि यही सच है, ये भी सही नहीं है। अब देखिए, हम रियल लाइफ की बात कर रहे हैं ना, वो अब एक तो कुछ आपके ऐसे वाले 1 + 1 = 2 है, ये कोई एक टाइप का सच हो गया। लेकिन ये मैंने ये जो पहना हुआ है जैकेट, सूट, जो भी आप बोलोगे, ब्लू कलर का है, लेकिन इसी यही पड़ा रहेगा 4 साल बाद आप देखेंगे कि ये इसका कलर चेंज हो गया, अब ये बहुत लाइटर शेड का हो गया। तो ये ब्लू है, ये चीज़ भी 4 साल बाद उतना बड़ा सच नहीं रहेगा। ऐसा इस तरह से बहुत सारे थिंकर्स बोल के गए हैं, जो हमने एंशिएंट ग्रीक में किया था, यहाँ पे भी थोड़ा सा वही आ रहा है। तो इसलिए J.S. मिल का ये मानना है कि यार सबसे पहले तो पूरी फ्रीडम रखा करो ऑफ थॉट एक्सप्रेशन। टेंशन नहीं लेनी कि यार कोई एक पर्सन जो ऐसी बात बोल दे जो आपको ऑफेंड कर दे। ऑफेंड ना हो, आप एक कमरे में बैठे हो, कोई बाहर से कुंडी लगा गया, हम अंदर से कुंडी लगा लेंगे, हम खुद, क्या टेंशन है, ठीक। पॉइंट ये है, अगेन फ्रीडम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये सारी मेजॉरिटी है और ये माइनॉरिटी है, और ये माइनॉरिटी जो है ये गलत बोल रही है, शोर भी पूरा मचा रखा है और बोल भी गलत रहे हैं, तो क्या इनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होना चाहिए? तो भी होना चाहिए। क्यों? इट इज़ ओनली बाय कॉन्स्टेंटली बीइंग एबल टू रिफ्यूट रॉन्ग ओपिनियन। जो इनका ओपिनियन है, जो रॉन्ग है, उसको आप लॉजिक से, तर्क से, फैक्चुअली कॉन्स्टेंटली जब आप इसको रिफ्यूट करते रहेंगे, तो क्या होगा?
तभी आपका जो ट्रुथ है वो कांस्टेंट ट्रुथ रहेगा। अगर आपका ट्रुथ बेस्ड ऑन अथॉरिटी है, बेस्ड ऑन डर है, तो क्या हो जाएगा, ये एक डेड डॉगमा बन जाएगा। ना आपको इसके ग्राउंड्स पता होंगे, ना आपको कुछ और पता होगा, बस यार ऐसा ही होता है। विश्वास कब अंधविश्वास बन जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक, यू अंडरस्टैंड। तो ये बोलते हैं कि अगर माइनॉरिटी गलत भी है तो भी उनको बोलते रहना चाहिए। माइनॉरिटी से यहाँ पे इनका मतलब है कि एक पर्सन जो है वो बोल रहा है यार मैं नहीं एग्री कर रहा हूँ तुम्हारी इन चीज़ों से, तो ये नहीं है कि उसको बैन कर दो। क्या करो, एक डीजे पार्टी रख लो, वहाँ पे उसको नहीं बुलाओ। ये सच में ऐसा बोल रहे हैं, ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सच में ऐसा बोलते हैं कि यार सोसाइटी डिसाइड करे कि यार हमें किसके व्यूज़ पसंद नहीं आ रहे। नहीं भैया, आप तो यार ऑफेंसिव बातें करते हो और हम सब ना बीच पार्टी करने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, आप नहीं इन्वाइटेड। पर सरकार जब बैन करने आ जाती है ना, सरकार जब लेजिस्लेट करने लग जाती है कि हम आपको बताएंगे आपके मुंह से कौन सा शब्द निकलेगा कौन सा नहीं निकलेगा, तो फिर सरकार का तो कोई वो ही नहीं रहा, कोई डोमेन ही नहीं रहा। इतने ज़्यादा आपने सरकार को इतना ज़्यादा हैवी कर दिया कि इंडिविजुअल के दिमाग में क्या आ रहा है ये भी सरकार बताएगी, और उसके लफ्ज़ क्या है और वो निकल के आ रहा है ये भी सरकार बताएगी। तो जो ऑफेंस, ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, एक तो आपको यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया हुआ है GS2 में, अदरवाइज भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं हमारी कंट्री में, रेगुलरली ये खबरों में रहता है कि किसी ने कोई बुक लिख दी, किसी ने कोई मूवी बना दी, कोई OTT सीरीज़ आ गई एंड देन सो ऑन, तो ये सब चलता रहता है। तो सबसे पहली चीज़ हो गई फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। दूसरी, लिबर्टी ऑफ एक्शन। इसके बारे में भी एक सिंपल सी चीज़ बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर भी बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस ही है, थोड़ा डिफ़िकल्ट सा है जो ये बात कर रहे हैं उसको रियल लाइफ में उतारना। ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि कोई पर्सन है, मेरा ऐसे ऐसे घूमने का, अपनी आर्म्स घुमाने का मन कर रहा है, मैं घुमाऊँ। मेरे को एक्शन क्या होते हैं, मेरे दिमाग में कोई थॉट आता है और उसको मैं फिर वो करता हूँ, अप्लाई करता हूँ। तो अगेन दिस ऑल्सो is very this is also the part of the essence of like you know I being a human being। मेरा एसेंस है कि मैं कोई भी एक्ट करता हूँ। लेकिन इसमें मिल क्या बोलते हैं, कहते हैं एक्शन दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं सेल्फ रिगार्डिंग और एक होते हैं अदर रिगार्डिंग। ये क्या है भाई, सेल्फ रिगार्डिंग और अदर रिगार्डिंग। एक मेरा एक्शन ऐसा है जो सिर्फ मुझे अफेक्ट करता है, ये हो गया सेल्फ रिगार्डिंग। एक मेरा एक्शन ऐसा है जो बाकियों को भी अफेक्ट करता है, ये हो गया अदर रिगार्डिंग। तो ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि हमने कब किसी के एक्शंस को लिमिट करना है। सरकार के पास कब पावर है कि किसी भी इंडिविजुअल के या कलेक्टिवली कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल के लिबर्टी ऑफ एक्शन जो है उसको आप लिमिट कर सकते हो या उसमें आप इंटरफेयर कर सकते हो। कहते ओनली एक सिविलाइज्ड कम्युनिटी में, एक सभ्य समाज में, ओनली व्हेन द पर्सन इज प्रोवाइडिंग हार्म टू अदर्स। हार्म प्रिंसिपल बोलते हैं इसको, हार्म टू अदर्स। अब ये हार्म कैसा है, ये हार्म ऐसा नहीं है कि यार इसने, किसी पर्सन ने कुछ बोला और मुझे बहुत ऑफेंसिव लगा, वो बोलेंगे तेरे को चोट तो नहीं लगी ना, फिजिकल चोट तो नहीं लगी, तो बस फिर उसको बोलने दे, इग्नोर कर यार, आपे बोल बोल के चुप हो जाएगा, ये ऐसे ही करता है ये। ठीक, हार्म प्रिंसिपल की बात करते हैं, बट मिल एक्नॉलेज करते हैं एक बात को। क्या बोलते हैं कि सेल्फ रिगार्डिंग और अदर रिगार्डिंग एक्शंस में डिस्टिंग्विश करना बहुत डिफिकल्ट है। ये खुद ही कुछ एग्जांपल्स देते हैं। ये बोलते हैं कि मान लो कि कोई पर्सन है, उसकी खुद की प्रॉपर्टी है, वो उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है कि यार मेरी प्रॉपर्टी है, मैं जो मर्जी करूं। वो बोलते हैं ना कि एक पर्सन के घर पे आग, मतलब एक बंदा एक दूसरे बंदे के पास जाता है, बोलता है कि जी आपके घर जी आग लग गई, तो बोलता है कि मुझे क्या, वो बोलता है कि जी आग आपके घर पे लगी है, वो बोलता है फिर तुझे क्या। तो पॉइंट इज दिस कि मान लो कोई पर्सन अपनी खुद की प्रॉपर्टी जो है उसको खराब कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। अब मेरे हिसाब से तो वो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है कि उसकी खुद की प्रॉपर्टी उसने उसको वो कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। बट हो सकता है कि उस प्रॉपर्टी पे उसके और लोग भी जो हैं वो डिपेंडेंट हो, तो वो अदर रिगार्डिंग हो जाएगी। इसी तरह से मान लो मैं सिगरेट पी रहा हूँ और मुझे लगता है कि ये सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है, मेरे लंग्स जाएंगे, जो भी प्रॉब्लम होनी है मुझे होनी है, स्टेट को क्या, स्टेट अपना काम करे। बट देन यू सी कि यार हो सकता है जो मैं धुआं एक्सेल कर रहा हूँ उससे पैसिव स्मोकर्स को भी दिक्कत हो रही है। ठीक, तो अदर रिगार्डिंग।
तो मिल इस बात को एक्नॉलेज तो करते हैं कि यार सेल्फ रिगार्डिंग और अदर रिगार्डिंग का डिफरेंस करना बहुत डिफिकल्ट है, बट वो ये बोलते हैं कि हमें मैक्सिमाइज करनी है फ्रीडम, लिबर्टी ऑफ एक्शन। इसके लिए क्या होना चाहिए, एक्शन जो सेल्फ रिगार्डिंग है वो तो बिल्कुल परमिटेड होने चाहिए, और अगर कोई ऐसा एक्शन पर्सन ले रहा है जो अदर रिगार्डिंग है और बाकी किसी पर्सन को हार्म पहुंच रहा है तो ही सरकार उसको बैन करे। सेल्फ रिगार्डिंग में वो एक और बात बोलते हैं कि अगर कोई पर्सन ऐसा कुछ कर रहा है जिससे उसको खुद को नुकसान पहुंच सकता है तो सरकार उसको अलर्ट कर दे, सरकार उसको बता दे। फॉर एग्जांपल जैसे आप देखो सिगरेट की पैक्स के ऊपर इतना बड़ा 80% वो होता है, लिखा होता है ना कि इससे कैंसर होता है, ये और वो, सरकार अलर्ट कर दे, उसके बाद अगर किसी को पीनी है तो पी ले। जैसे एक अगेन देयर वाज दिस जो कि एक लड़का जाता है और वो सिगरेट लेता है, बोलता है भैया एक बेंसन दे दो, उसके ऊपर लिखा होता है कि सिगरेट कॉजेज इम्पोटेंसी, तो बंदा बोलता है अरे यार ये कौन सी दे दी, वो कैंसर वाली दो। सो द पॉइंट इज़ कि यार जो पर्सन की मर्जी, उसको जो भी पीनी है वो पिए एक टाइम के बाद, ठीक, लेकिन एक बार उसको अलर्ट कर दिया जाए तो इट इज़ दी हार्म, फिजिकल हार्म की बात कर रहे हैं कि अगर एज लॉन्ग एज पर्सन इज़ नॉट प्रोवाइडिंग हार्म टू एनीबडी तो आप उसको पूरी फ्रीडम दें। अब इसमें आपको एक चीज़ समझनी है, मिल ये नहीं बोल रहे हैं कि ऐसा करके तो सब कुछ बहुत अच्छा हो गया, वो इस चीज़ को समझते हैं कि यार हमें दो लेसर इविल्स के बीच में से एक चुनना है। एक तो मैं आज एक्सरसाइज करता हूँ अपनी ऑप्शन नंबर 1, जिसके अंदर क्या है, मैं गवर्नमेंट को पावर दे रहा हूँ कि यार लोगों के जो है ना एक्शंस सही नहीं होते तो इनको कंट्रोल करो, लोग जो उलट सुलट किताबें लिखते हैं बैन करो, ये जो उल्टी सीधी पेंटिंग्स बनाते हैं बैन करो, ये जो व्यूज़ देते हैं उल्टे सीधे बैन करो, एंड सो ऑन। ये तो है ऑप्शन नंबर 1। ये ऑप्शन जो है ये शायद आपको बिल्कुल टेम्परेरी रिलीफ दे देगी, लॉ एंड ऑर्डर बना रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होगा, ना आपकी सोसाइटी में मेंटल अपग्रेडेशन हो रही है, ना मॉरल अपग्रेडेशन हो रही है, सेंसेशनलिज्म जा ही नहीं रहा, बस ऐसे ही चल रहा है। तो इसमें आपने क्या किया, गेन क्या किया, हाँ एक छोटा मोटा आपने सिस्टम एक गेन कर लिया, ऑर्डर सा बन गया आपका, बट आपने लूज क्या किया, द वेरी आइडिया, ह्यूमन बींग्स नहीं इंप्रूव हुए, आपकी सोसाइटी इवॉल्व नहीं हुई, कुछ अच्छा नहीं हुआ, और आपका ट्रुथ जो था वो भी लिटमस टेस्ट कोई नहीं है, बस हो सकता है आप 50 साल बाद या 500 साल बाद पाएंगे कि आप एक डॉगमेटिक पिछड़ी हुई सोसाइटी है। एक मैं अपनी एक्सरसाइज नंबर ऑप्शन नंबर 2 एक्सरसाइज करता हूँ। ये ऑप्शन जो है ये मांगती है दिलेरी, ये ऑप्शन मांगती है थोड़ा स्ट्रेंथ। कौन सी स्ट्रेंथ? इमोशनल स्ट्रेंथ मांगती है कि हाँ यार मैं एक रिलीजन में मानता हूँ, लेकिन हो सकता है कि 2 लोग जो हैं वो ऐसी बुक लिख दें जो मेरे को पसंद ना आए, पढ़नी नहीं यार वो बुक, और उन लोगों से भी फालतू बात नहीं करनी, एंड सो ऑन। या यार 2 लोग ऐसे हैं जो ऐसे गाने लिखते हैं जो अच्छे नहीं लगते, बस ठीक है उन लोगों को बुलाना ही नहीं। तो ये बोलता है कि ऑप्शन 2 जो है इसमें मेरे व्हाट डू आई लूज, मतलब मेरे को मैं ऑफेंड होऊंगा, बट व्हाट डू आई गेन, वी एज अ सोसाइटी, सेंसेशनलिज्म नहीं रहेगा आपकी सोसाइटी में, आपकी सोसाइटी में डेलिब्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, ट्रुथ सामने आएगा, लोग सोचेंगे, लोग बोलेंगे, लोग लिखेंगे, लोग पढ़ेंगे, लोग ओपन माइंडेड होंगे, मॉरल, इंटेलेक्चुअल, मेंटल उनकी अपलिफ्टमेंट होगी ऑन लाइक आफ्टर, ऑफ कोर्स यू हैव टू गिव इट टाइम। इसका मैं आपको एक एग्जांपल छोटा सा बताता हूँ। इसका एग्जांपल ये है कि जैसे 2002 से लेकर 2010, 14, 15 तक लगा लीजिए, जैसे ही कोई भी न्यूज़ चैनल ऐसे लिखता था, नीचे वेस्टर्न बैंड चलाता था कि ब्रेकिंग न्यूज़ और ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो सब लोग एकदम खड़े हो जाते थे कि यार पता नहीं क्या हो गया, न्यूज़ चैनल पे पता नहीं क्या आ रहा है। लेकिन उन्होंने इतनी ब्रेकिंग न्यूज़ दिखाई कि उनको कोई कंट्रोल नहीं था। आज की डेट में क्या है कि सेंसेशनलिज्म थोड़ा वीक हो गया है। नाउ a news has to be like attention worthy, only then it takes your attention. Same is true about sensationalism. अगर एक बार के लिए सोसाइटी ऐसा कर देगी कि जिसके मन में आता है जो लिखो लिखो लिखो, तो हो सकता है 20 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 80 साल बहुत ऐसी किताबें आए, बहुत ऐसी मूवीज़ आए, बहुत ऐसी पेंटिंग्स बने जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करें, बट उसके बाद जो आपकी सोसाइटी बनेगी बहुत रेजिलिएंट होगी,
बहुत मैच्योर होगी। और ऐसी हरकतें करना कि यार किसी ने इसका कार्टून बना दिया, किसी ने कुछ कर दिया, छोट भैयागिरी मानी जाएगी कि यार ये क्या ट्रिवियल चीज़ें कर रहे हो, कुछ क्रिएटिव करो, कुछ बड़ा करो, कुछ नया करो। क्यों? क्योंकि थ्रू दिस प्रोसेस मॉरल एंड मेंटल अपलिफ्टमेंट हुई आपकी सोसाइटी की, ऐसा मान रहे हैं जेएस मिल। इसी चीज़ पे एक लास्ट आर्गुमेंट जो बस मैं आपको देना चाहता हूँ, ये जेएस मिल का नहीं है, क्रिस्टोफर हिचन्स का एक अदरवाइज एक आर्गुमेंट, कि आप इस बात से तो मानेंगे कि कोई भी ओपिनियन जो है, या अगर आप मतलब इंडिया में अगर हम बात करें कि कोई भी किताब, लेट्स टेक रिलीजियस किताब, इस वजह से तो बैन नहीं हो जानी चाहिए कि उसको मानने वाले कम हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पॉपुलेशन शुड नॉट बी द रीज़न। अब आप ये देखें कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जैन, पारसी, बुद्धिस्ट, सब उनको आप लिख सकते हैं, एंड देन एथिस्ट। अब हम बोलते हैं कि क्या कोई ऐसी किताब लिखी जानी चाहिए या कोई ऐसी पेंटिंग बननी चाहिए जो हिंदूज को ऑफेंड करे? नहीं बननी चाहिए यार। क्यों ऐसा लिखना है? बैन करो ऐसी बुक को। कोई ऐसी किताब, पेंटिंग, कार्टून बनना चाहिए जो मुस्लिम्स को ऑफेंड करे? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई ऐसे जो सिख को करे, ऐसी कोई पेंटिंग, ऐसी कोई किताब, ऐसा कोई लिटरेचर, ऐसा कुछ कार्टून, बिल्कुल भी नहीं। एंड सेम इज ट्रू अबाउट हियर एंड हियर। अब एक कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल हैं जो एथिस्ट हैं, क्या कोई ऐसी किताब, ऐसा लिटरेचर, ऐसी कोई चीज़ बननी चाहिए जो इनको ऑफेंड करे? फिर तो आप मानेंगे कि नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन ये सारी किताबें जिनमें आप मान रहे हैं, ये तो इनको ऑफेंड कर रही हैं, बैन कर दी जाए। इसका रोम रोम इस बात को मानता है और शायद ये प्रूव भी कर दे कहीं पर कि नहीं यार, क्रिएशन वैसे नहीं आई है जैसे आप बोल रहे हो, जैसा आपकी किताबों में लिखा है, एवोल्यूशन हुआ है। और उसके ऊपर ये बोलेगा कि मुझसे डिबेट करो, लिखो, आओ। इसको ये कन्विंस्ड है कि यार ऐसा नहीं हुआ कि 6 दिन में दुनिया बनी और 7वें दिन संडे हो गया, कन्विंस्ड है। लेकिन एंड देन सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो यही मेरा बोलने का, या बहुत इन सब लोगों का बोलने का मतलब ये होता है कि जस्ट बिकॉज ये सबसे कम इन नंबर है, तो आपकी भी तो बुक्स इनको ऑफेंड कर रही हैं। तो अगर ये कोई किताब लिखता है और आपको ऑफेंड कर जाती हैं तो मत पढ़ो, बस सिंपल इग्नोर करो। ठीक, तो यही है। क्लियर? तो आई होप आपको थोड़ा सा समझ आया होगा। नाउ वापिस आते हैं इनके लिबर्टी ऑफ एक्शन के ऊपर। लिबर्टी ऑफ एक्शन में ये बोलते हैं कि हाँ भाई, मैं भी इस बात को मानता हूँ कि सेल्फ रिगार्डिंग और अदर रिगार्डिंग एक्शन जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट है उनको सेग्रीगेट करना। तो फिर किस समय हम ऐसा कर सकते हैं कि किसी पर्सन को आप रोक दें किसी काम के लिए, उसकी लिबर्टी ऑफ एक्शन जो है उसके ऊपर कुछ स्टेट इंटरवेंशन हो सकती है। बोलते हैं तब ही जब उसकी कोई स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन टू अनदर पर्सन है। मतलब कि यार आप ये एक्शन अगर एक्सरसाइज करेंगे तो यू आर बाउंड टू अफेक्ट अदर्स, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर इनको लगता है कि यार किसी को पॉर्क खाना है कि बीफ खाना है, इस पे सरकार जो है रिस्ट्रिक्शन ना लगाए। प्रीस्ट जो हैं उनको शादी करनी है यार, लेकिन आपने बैन लगा दिया, क्या तूने शादी नहीं करनी। इस तरह की बहुत सारी अननेसेसरी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनके ऊपर मिल बोलते हैं कि ऐसे वाले रिस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए। इसमें भी एक कॉन्ट्राडिक्शन है, लेकिन मिल ये बोलते हैं कि जो ट्रेड है, ट्रेड बिजनेस, ये क्योंकि मानते हैं लिबर्टी में, ये मानते हैं मतलब रीजनेबल अमाउंट ऑफ कैपिटलिज्म में, तो यहाँ पे भी ये क्या बोलते हैं कि क्या होना चाहिए कि अगर कोई लैक ऑफ रिस्ट्रिक्शंस होंगी तो ट्रेड से क्या होगा, ट्रेड विल लीड टू बेटर प्राइसिंग, ट्रेड विल लीड टू बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, और देखो सब लोग जो हैं इसके सोशल कॉन्सिक्वेंसेस का बेनिफिट उठाएंगे। बट यू अंडरस्टैंड कि अगर आप ट्रेड पे बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाओ तो वी ऑल हैव सीन दैट हाउ एंड व्हेन कैपिटलिज्म कैन कन्वर्ट इनटू क्रॉनिक कैपिटलिज्म, सो ऑफ कोर्स यू नीड सम सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन। सो आई होप आपको थोड़ा सा समझ आया इनका फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन। एग्री डिसएग्री करना आपके अपने बस उसके अपनी खुद की चॉइस है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि पर्सन बोल क्या रहे हैं। फिर ये डिफेंड करते हैं फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन क्या है? जैसे आप एनजीओज बना लेते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना लेते हैं, उसके भी ये ग्राउंड्स देते हैं कि यार मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको कि फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन होनी चाहिए। पहला ये बोलते हैं, या मैं आपको अदरवाइज आज एक एक्सरसाइज देता हूं और आप इसका कमेंट्स में रिप्लाई कर सकते हैं इस पर्टिकुलर चीज़ का, कि कोई ऐसी चीज़
जो इंडिया में पहले गवर्नमेंट के अंडर थी और प्राइवेट हो गई और एकदम कस्टमर एक्सपीरियंस जो है, कंज्यूमर एक्सपीरियंस खराब हो गया। आई एम प्रीटी श्योर कि आपको याद होगा कि एक टाइम था जब आप बैंक्स में जाते थे और आपको लगता था कि यार क्या ये मेरी बात कभी सुनेंगे। अब आप अगर किसी मॉडर्न डे बैंक में जाओ तो कैसे सब भागे आते हैं जीजा जी जीजा जी जीजा जी करते हुए। सिमिलरली मतलब पासपोर्ट ऑफिस, टेबल, ये केबल, टीवी, दिस दैट, प्राइवेटाइज हुई हैं चीज़ें। तो कुछ तो ऐसी चीज़ें होंगी जो पहले प्राइवेटाइज होकर एकदम ख़राब हो गई हैं। ऐसी वाली 5 चीज़ें आपने बतानी है कमेंट्स में। और कोई ऐसे 5 डिपार्टमेंट जो प्राइवेट थे और उसका गवर्नमेंट ने अंडरटेक कर लिया और अब बहुत अच्छे हो गए, ऐसे वाली 5 चीज़ें बतानी है। जेएस मिल को ये लगता है कि जो चीज़ें हैं वो प्राइवेट इंडिविजुअल जो हैं वो बेटर कर सकते हैं कंपेयर टू स्टेट। जेएस मिल को लगता है कि सीबीएल जैसे इंस्टीट्यूट जो हैं वो यूट्यूब पे जाके शायद बढ़िया पढ़ा देंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक। लेकिन हो सकता है कि जब सरकार ऐसी पॉलिसीज़ लेके आएगी तो सरकार को बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा एंड इवेंचुअली पता लगेगा कि शायद वैसे वाले लेक्चर्स नहीं आए। अब ना सीबीएल एक एग्जांपल है, वो कोई भी हो सकता है। सेकंड थिंग, ये बोलते हैं कि हो सकता है कि सरकार ज़्यादा अच्छा कर भी दे। मेरे हिसाब से तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ही बेटर परफॉर्म कर पाते हैं, पर अगर सरकार अच्छा कर भी देगी तो भी क्या होगा। ये बोलते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे अगर प्राइवेट इंडिविजुअल्स आर आउट देयर वर्किंग, एनजीओज बना रखे हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना रखे हैं, एसोसिएशंस बनी हुई हैं, तो उनकी मेंटल एजुकेशन के लिए कितना अच्छा है। आपके सिटीजन्स जो हैं वो इम्प्रूव होंगे। अगेन आपको रियलाइज़ करना है कि जेएस मिल का ये हमेशा से एक आर्गूमेंट रहा है, उनकी सब्जेक्शन ऑफ वुमेन में भी, लिबर्टी में भी, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में भी, हर जगह पर एक चीज़ वो तलाशते रहे हैं कि हम सिस्टम ऐसा बनाएं जिससे ह्यूमन बीइंग जो है मॉरली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली इम्प्रूव करे। तो ये बोलते हैं कि जो ये एसोसिएशन बनाना है ना, राइट ऑफ एसोसिएशन, इसको तो मैं क्या देखता हूँ, पॉलिटिकल एजुकेशन एक तरह की, कि यार लोगों को पॉलिटिकल एजुकेशन बनती है। पहले क्या होता है कि लोग अपने पर्सनल फैमिली सर्कल्स में अपनी सेल्फिश जो उनके इंटरेस्ट हैं उन चीज़ों में, कि हाँ यार आज वाइफ के लिए ये करना है, बच्चों के लिए ये करना है, आज ये खरीदना है, वो खरीदना है, इन्हीं सब चीज़ों में पड़े रहते हैं। बट जब वो एसोसिएशन बनाने के लिए आप उनको अलाउ करते हो, जो उनका जो राइट है, तो फिर क्या होता है, देन दे कम आउट, देन दे एक्ट फॉर फ्रॉम ये पब्लिक एंड सेमी पब्लिक मोटिव्स, और इससे क्या होता है कि एक बेटर ह्यूमन बीइंग निकल के आता है। क्लियर। एक और चीज़ें क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि अगर गवर्नमेंट होगी तो सिस्टम काफ़ी यूनिफॉर्मिटी जैसा होगा। ऑन द अदर हैंड अगर एसोसिएशंस होती हैं, इंडिविजुअल्स या फिर वॉलंटरी एसोसिएशंस जब आती हैं, सो देर आर वेरिड एक्सपेरिमेंट्स, और उससे क्या होता है, देर आर एंडलेस डाइवर्सिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस, बहुत टाइप के एक्सपीरियंसेस निकल के आते हैं, और उससे एक आप यू हैव मोर टू काइंड ऑफ पिक फ्रॉम। तो इस तरह से ये बोलते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये बोलते हैं कि अगर सब चीज़ें सरकार ही करती रहेगी, प्राइवेट एसोसिएशन नहीं है, एनजीओज नहीं है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स नहीं है, एंड देन सो ऑन, तो सरकार और बड़ी होती रहेगी और बड़ी होती रहेगी और बड़ी होती रहेगी। और सरकार को तो उस समय के लोग वैसे ही ये बोल रहे हैं, इस तरह का एक निज़ाम पैदा हो रहा है जहाँ पर बड़े बड़े थिंकर्स अब ये बोलने लगे हैं कि सरकार क्या है, एक नेसेसरी ईवल है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि नेसेसरी ईवल में आप और ज़्यादा उसका वेट बढ़ाते जाएंगे, और इवेंचुअली आप ये देखेंगे कि सरकार इतनी स्ट्रांग होगी, क्योंकि सारे फंक्शंस ही सरकार के पास है, लोग अपनी एसोसिएशंस भी नहीं बना सकते, तो सरकार इतनी स्ट्रांग होगी है कि अब क्या हो रहा है, सरकार जो है वो उसके एक ईवल इंस्टीट्यूशन जो है वो और स्ट्रांग होता जा रहा है। ईवल ये क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज आपकी फ्रीडम ले लेती है सरकार, ऐसे हम देखेंगे आगे चल के। नेक्स्ट इनका जो लास्ट इनका हम पॉइंट करेंगे वो है हिज व्यूज ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। ठीक, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट क्या होती है कि आपने लोगों को चुना, वो जाकर पार्लियामेंट में बैठे, कुछ ने वहाँ पर पौन देखा, कुछ ने वहाँ पे लड़ाई की, कुछ ने वहाँ पे एक दूसरे के ऊपर चीज़ें फेंकी। ऐसा मतलब नहीं होता, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा हो जाता है लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मिल बिगेन हिज रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का जो सारा आइडिया है बाय सेइंग कि दो मेन रीज़न है जिसकी वजह से रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो है उसके दो मेन रीज़न है कि दो मेन फंक्शंस है जो उनको प्ले करने हैं। क्या है, सरकार जो आपने बनाई है उसके दो मेन फंक्शंस हैं।
पहला, इट मस्ट इम्प्रूव द मॉरल, इंटेलेक्चुअल एंड एक्टिव क्वालिटीज ऑफ द सिटीजन्स। लोग जो हैं वो मॉरली, इंटेलेक्चुअली, अदरवाइज लाइफ में ग्रो करें। होता है कि यूनिवर्सिटीज़ बनाओ भाई, हॉस्पिटल्स बनाओ और बहुत सारी चीज़ें करो, इलेक्शनरिंग सिखाओ, लोगों को एजुकेटेड बनाओ, लोग इम्प्रूव करें लाइफ में। दूसरा, जो लोगों की एग्जिस्टिंग क्वालिटीज़ हैं, जितनी भी उनकी एग्जिस्टिंग क्वालिटीज़ हैं उनको यूज़ करते हुए, जो लोगों की एग्जिस्टिंग स्किल सेट है सिटीजन्स की, उनको यूज़ करते हुए टू बेस्ट सर्व देयर इंटरेस्ट। कि हाँ यार, हमें आप खाने की चीज़ें दो, पीने की चीज़ें दो। तो एक तो दो चीज़ें आप समझ रहे हैं, सरकार से क्या बोल रहे हैं, ये बोलते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो है इसको दो फंक्शंस प्ले करने होते हैं मेन। एक तो लोगों की एग्जिस्टिंग क्वालिटीज़ और स्किल्स को यूज़ करके उनको बेस्ट सर्व करना, दूसरा लोगों की क्वालिटी को ही इम्प्रूव करना। ये भी बोलते हैं कि नेशन जो है वो कैसा है, अ नेशन इज़ एज गुड एज इट्स इंडिविजुअल। आप जैसे जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सब जगहों पर, या अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स को भी देखो, जितने भी थर्ड वर्ल्ड नेशंस हैं, यहाँ पर ना एक होप लगाई जाती है कि अरे मोदी आ जाएगा तो सब चेंज हो जाएगा, इमरान खान आ जाएगा तो सब चेंज हो जाएगा, एंड सो ऑन। ऐसा हो नहीं पाएगा। लाइक आई एम लाइक रियली सॉरी टू से दिस। और ऐसा नहीं है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द लीडर। छोटे छोटे जगहों पर जो करप्शन हो रही है वो मोदी जी, इमरान खान जी थोड़ी कर रहे हैं। छोटे छोटे जगहों पर जो ट्रैफिक सिग्नल्स ब्रेक हो रहे हैं वो मोदी जी, इमरान खान जी थोड़ी ब्रेक कर रहे हैं, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। लोग जो हैं, लोग जब पढ़े लिखे होंगे, मॉरली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली एंड यू नो अदरवाइज ऑल्सो एकेडमिकली स्ट्रांग होंगे, तो ही मिल को लगता है, जेएस मिल को, कि तो उतना ही अच्छा देश होगा। क्लियर? तो ये क्या बोलते हैं, कहते हैं कि जो डेस्पोटिक गवर्नमेंट है, एक गवर्नमेंट को क्या करना है, दो चीज़ें करनी है। एक तो जो एग्जिस्टिंग लोगों का स्किल सेट है उससे उनको बेस्ट सर्व करना है और लोगों का स्किल सेट इम्प्रूव करना है। जो तानाशाह गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, वो पहली चीज़ तो बहुत सही कर देगी, ये लो भाई तुम्हें ये सब चीज़ें खाने पीने के लिए चाहिए, लो पकड़ो। तुम्हारी एग्जिस्टिंग जो सिटीजन्स हैं उनको सर्व तो कर देगी। कर्नल गद्दाफी के बारे में भी आपने सुना होगा कि लोग इस मामले में बहुत खुश थे उनसे, बट लोगों की कॉम्पिटेंस नहीं इंप्रूव कर पाएगी। इट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट विच विल डू बोथ दीज थिंग्स प्रिटी वेल। पार्टिसिपेशन एंड कॉम्पिटेंस, दोनों चीज़ें ये बहुत बढ़िया तरीके से कर देंगे। तो ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि होना क्या चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो ये बोलते हैं, एक स्टेटमेंट आती है कि मिल इज़ अ प्रॉफिट ऑफ एम्प्टी लिबर्टी एंड आर्बिट्रेरी इंडिविजुअलिज्म, समथिंग लाइक दिस। इनकी लिबर्टी में लोग कमियां निकालते हैं कि हार्म प्रिंसिपल दे गए हैं, सेल्फ रिगार्डिंग, अदर रिगार्डिंग, किसी भी एक्शन को बंदा अदर रिगार्डिंग बोल के सरकार बैन कर सकती है। बेटा जब आप आए थे ना फ्रीडम देने, तो फिर बोलते बस लोगों के पास फ्रीडम है, ठीक। एनीवेज, इसी तरह से रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में भी आपने ज़्यादा खुश नहीं होना। ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि देखो वोटिंग का राइट जो है उसको हमें मैक्सिमम एक्सपैंड करना है। मैक्सिमम लोगों के पास वोटिंग का राइट होना चाहिए। किसके पास वोटिंग का राइट नहीं होना चाहिए? दोज हु कैन नॉट रीड, दोज हु कैन नॉट राइट, दोज हु डू नॉट पे टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस की बात हो रही है यहाँ पे। 80% 90% इंडिया बाहर हो जाए, कितना सारा। एंड दोज हु वर ऑन पैरिश रिलीफ, सरकार के वो जो चर्च वगैरह ने जो जिनको रखा हुआ है कि लो यार इनके पास अभी कुछ है नहीं खाने पीने को। तो ये क्या बोल रहे हैं, अगेन पढ़े लिखे लोगों के पास ही वोटिंग राइट होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये क्या बोलते हैं, तो पहला आपको समझ आ गया मिल का आइडिया ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में। नंबर 1 इज दैट दोज हु कैन रीड, राइट एंड पे टैक्सेस, इनको वोटिंग का राइट हो। वोट कैसे दी जाए? अभी क्या होता है, एक कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी है इंडिया में भी या ब्रिटेन में भी ऐसा ही है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, कि होता क्या है कि लेट्स से कोई कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ पर टोटल 100 वोटर्स लोग रहते हैं, 100 में से 15-16 लोग बच्चे होते हैं, 5-10 की वोट वगैरह नहीं होती, 80 लोग जो होते हैं जिनके पास वोट है, उन 80 में से भी ऑन अ गिवन डे जो है 60% वोटिंग हो गई या 60% वोटिंग हो गई, तो 48 लोग वोट डालने चले गए, ठीक। और 48 में से जिसको 28 लोगों ने वोट डाल दी उसको सबसे ज़्यादा पड़ गई, किसी को 10 पड़ गई, किसी को 10 पड़ गई, किसी को 10 पड़ गई या इतना ही पड़ी बस, ठीक। तो क्या हुआ,
इवेंचुअली जिसको 28 वोट्स मिली वो जीत जाता है, 28 आउट ऑफ 100। तो इस तरह का सिस्टम जो अभी एग्जिस्ट करता है, इसके अगेंस्ट एक और सिस्टम एग्जिस्ट करता है जो मैं आपको इंडियन पॉलिटी में कराऊंगा, जिसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो ये बोलते होते हैं कि माइनॉरिटीज़ तो अभी अनरिप्रेजेंटेड ही रह जाती हैं और हमें क्या चाहिए, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम चाहिए। तो पहली चीज़ क्या बोल रहे हैं ये, दोज हु कैन रीड राइट उनके पास वोटिंग राइट हो। दूसरा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम हो। तीसरी चीज़ एक और क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि प्लूरल वोटिंग के बिना ये नहीं कर देना, फ्रेंचाइज नहीं कर देना। प्लूरल वोटिंग का क्या मतलब है, प्लूरल वोटिंग का मतलब है कि वो लोग जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वो लोग जो हायरार्की में ऊपर हैं, एवरीवन हैविंग एटलीस्ट वन वोट बट सम इंडिविजुअल्स हैविंग मोर देन वन वोट। जो ज़्यादा एजुकेटेड हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई स्किल्ड लेबर है, उसकी एक वोटिंग होगी, जो फोरमैन है उसकी ज़्यादा वोट हो गई, जो प्रोफेशनल है उसकी ज़्यादा होगी, राइटर्स की और ज़्यादा होगी, आर्टिस्ट की और ज़्यादा होगी, पब्लिक फंक्शनरीज की और ज़्यादा होगी, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स की और ज़्यादा होगी, जो लर्नेड सोसाइटीज़ के लोग हैं उनकी और ज़्यादा हो गई। तो पढ़े लिखे लोगों के पास ज़्यादा वोट होनी चाहिए। तो ये आपको अगेन आज एक बात समझनी है कि वो लोग जिन्होंने ये आइडियाज़ को सबके सामने रखा कि यार सबको वोटिंग का राइट दो, उनको पहले दिन ये क्लैरिटी थी कि यार सबको वोटिंग का राइट दो, लेकिन ये नहीं है कि सबको बराबर वोटिंग का राइट दो। ये आइडिया कि सबको वोटिंग का राइट तो होना चाहिए, वो भी बराबर होना चाहिए। इंडिया के केस में अगर हम बात करें, पैशनेट डेमोक्रेट्स, नेहरू जी, गांधी जी, इनके आइडियाज़ हैं ये कि सो टेंशन ना लो, सब देख लेंगे। अदरवाइज़ अगर आप JS मिल को बोलें कि एक पर्सन है जिसने अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही काम किया है कि वो अपने सिर पे ईंट रखता है, जाके गिरा देता है, फिर वो नीचे आता है, सिर पे ईंट रखता है, जाके गिरा देता है, और वो कंस्ट्रक्शन वर्कर है, और एक नोबेल लॉरेट, दोनों को सिंगल वोट मिल रही है, तो ये बोलेंगे कि ना, ये सही नहीं है। ये बोलेंगे कि इससे क्या होगा, यू विल हैव पुअर क्वालिटी ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पर ऐसा हुआ ही नहीं इंडिया में, तो देखो, तो इसलिए JS मिल को हमने गलत प्रूव कर दिया। वी हैव गॉट अमेजिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स। तो आई होप आपको समझ आ रहा है कि JS मिल क्या चाह रहे हैं। इसके बाद इसके बाद एक और चीज़ जो बहुत ज़बरदस्त बोलते हैं, ये सुनो। ये बोलते हैं यार वोट डालने गए हो, कोई पाप थोड़ी कर दिया कि आपसे पूछा किसको वोट डाली, आप क्या बोल रहे हो, हाँ, बस जीतने वाले को डाल दी, बस डाल दी थी जिसको डालनी थी। ठीक, क्यों भाई, ओपन वोटिंग करवाओ, ओपन वोटिंग करवाओ कि बंदा खुल के बता के आए कि हाँ यार मैं डाल के आऊँ यार किरण खेर को वोट, मेरे को लगता है कि यार हमारे चंडीगढ़ का भलाई किरण खेर करेगी। ठीक, किसी को लगता है कि यार सन्नी देओल को वोट डाल के आया हूँ मैं। शर्माना क्यों है, खुल के बोला करो कि हाँ यार एक बहुत बड़ा कोई सोशल ऐसे सर्वेंट एक था ऑपोजिशन में, और एक कोई ऐसे इकोनॉमिस्ट सा बन रहा था खुद में, एक कोई था जिसको 10-15 साल का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का वो था, और दूसरी तरफ पे उर्मिला मातोंडकर थी यार। अब ऑब्वियसली मैंने उर्मिला को ही वोट डालनी थी, इतनी इंटेलिजेंट है वो। तो ऐसे खुल के बोलो, दिस इज़ व्हाट JS मिल सेज। ये क्यों बोल रहे हैं ऐसा, ये बोलते हैं कि यार जो आपके बाकी राइट्स होते हैं ना, वो आपके अपने होते हैं, राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, दिस एंड दैट, दिस इज नॉट the voting right, this franchise is not a right in the sense you have the other rights like right to property। क्यों कहते हैं यार, ये एक ट्रस्ट के साथ मिलता है। ये जो द फ्रेंचाइज इज अ ट्रस्ट, इट्स अ पब्लिक ड्यूटी दैट वन मस्ट कास्ट द वोट फॉर द कैंडिडेट हुज पॉलिसी सीम्स टू फर्दर द कॉमन इंटरेस्ट। JS मिल के शब्दों में अगर हम बात करें तो ये बोलते हैं कि यार कल को ऐसा ना हो जाए कि कोई लोगों को इसलिए वोट डालने लग जाए कि यार मेरे को उसकी आंखों का कलर बहुत पसंद है, जो कि सच में होता है इंडिया में। ठीक, तो एवरीवन मस्ट हैव द फ्रेंचाइज बट इट मस्ट बी ओपन। तो उससे क्या हो कि बंदा अपनी वोट को जस्टिफाई तो करे कि यार ये देखो मैं इसको वोट डाल के आया हूँ, एंड इट हैज़ हेल्प मी इन माई, इट हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंटल इन माई इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल ग्रोथ, एंड इट विल ऑल्सो फर्दर दी कॉमन इंटरेस्ट। तो ऐसा JS मिल को लगता है, इनको अभी पता नहीं है कुछ। ठीक, तो या ओपन वोटिंग है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हिज आइडियाज़ ऑन यूटिलिटेरियनिज्म। यूटिलिटेरियनिज्म का आइडिया शायद हमने लास्ट क्लास में भी बहुत डिटेल में किया था कि इनमें और बेंथम में फ़र्क क्या है। बेंथम ये क्या बोलते हैं कि यार देखो, पुश पिन इज एज गुड एज पोइट्री। मैंने आपको एक स्केल बना के दे दिया और प्लेजर होता है, बात हो गई ख़त्म। और क्वांटिटी वाइज
जो है पर्सन अपना प्लेजर मैक्सिमाइज करना चाहता है, पेन मिनिमाइज करना चाहता है, एंड स्टेट का भी ये ऑब्जेक्टिव है कि प्लेजर मैक्सिमाइज करे और जो है ये मिनिमाइज करे, डिमिनिश करे पेन को। बट प्लेजर मस्ट बी काउंटेड इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, एंड मतलब जेएस मिल बोलते हैं कि प्लेजर मस्ट बी काउंटेड इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, बट नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, आई बेग योर पार्डन, but also in terms of quality. A qualitatively higher pleasure is to be counted more than a qualitatively lower pleasure. अब obviously आप देखो कि कोई ऐसा pleasure जो आपको लग रहा है, कोई मूवी देख के जो आपको pleasure मिल रहा है, versus आपने 100 भूखे लोगों को खाना खिला दिया, बहुत डिफरेंस है। तो जेएस मिल ये बोलते हैं कि इट इज बेटर टू बी a man satisfied than a pig dissatisfied. It is better to be a Socrates dissatisfied than a man satisfied. मतलब क्या है कि पिग वाली एग्जिस्टेंस जो है कि खा लिया और बस वहीं पे हैं और बस बिल्कुल सही रह रहे हैं, इससे क्या होगा? ये भी तो आप बोलोगे कि पिग भी पूरे प्लेजर में रह रहा है, खा रहा है, पी रहा है, बच्चे पैदा कर रहा है, सब कर रहा है, बट नो, क्वालिटेटिव प्लेजर होता है एक, जो हायर प्लेजर्स एग्जिस्ट करते हैं नेविगेशन में, पोइट्री में, साइंस में, थियोक्रेसी में एंड सो ऑन, तो उनको ये ऊपर रखते हैं। तो दिस इज़ व्हाट ही सेज कि यार ये एनिमल्स के साथ में मैं जो है इसको इक्वेट नहीं करता हूँ। मिल लेकिन एक बात और बोलते हैं जो आपको समझनी है कि मिल से कोई पर्सन अगर बोले कि यार एक बात बताओ कि आप भी यूटिलिटेरियनिज्म को सपोर्ट कर रहे हो, तो जेएस मिल बोलते हैं जी हाँ कर रहा हूँ। तो आप भी इस बात को ये बोलते हो कि जो पर्सन है वो प्लेजर मैक्सिमाइज करना चाहे, पर्सन का प्लेजर मैक्सिमाइज होना चाहिए और पेन डिमिनिश होनी चाहिए, बोलेंगे जी हाँ। फिर मिल से बोलेंगे कि आप ये बोल रहे हो लेकिन कि प्लेजर जो है वो हायर होता है और लोअर होता है, बोला जी हाँ। तो बोलो कि यार एक बात बताओ, कोई भी एक, और आप बोल रहे हो कि स्टेट भी इसी तरह से हैप्पीनेस को मैक्सिमाइज करे, जी हाँ। तो फिर एक बात बताओ कि कोई भी एक ह्यूमन बीइंग वो तो अपनी हैप्पीनेस को एक्सपेंड करेगा ना, व्हाई वुड ही बी इंटरेस्टेड, व्हाई एन इंडिविजुअल वुड बी इंटरेस्टेड इन द हैप्पीनेस ऑफ अदर्स? सो मिल आंसर्ड, मिल ने बोला कि देखो जो ह्यूमन बीइंग है ना, मैनकाइंड, वो सोशल फीलिंग्स के साथ रहता है। हम बने ही ऐसे हैं कि द डिज़ायर टू बी इन यूनिटी विद आवर फेलो क्रीचर्स, ये एक बहुत पावरफुल प्रिंसिपल है ह्यूमन नेचर का। बिकॉज ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स दैट लाइक द वे वी आर, सबकी हैप्पीनेस जो है फेलो सिटीजन्स की, वो उसकी नेचर का पार्ट है, तो ऐसा नहीं होगा। क्लियर? सो आई होप आपको समझ आया थोड़ा कि जेएस मिल के आइडियाज़ क्या है, यूटिलिटेरियनिज्म, ऑन सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ऑन फ्रीडम ऑफ थॉट, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। नई क्लास जो है वो बहुत आपको ध्यान से सुननी है, उसमें हम हीगल करेंगे और हीगल के साथ में हम स्टार्ट करेंगे कार्ल मार्क्स। सी यू।